संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की रचना। आज का विषय है आज़ादी की लड़ाई की सच्ची कहानी की अगली श्रृंखला, द फ्रीडम स्ट्रगल रियल स्टोरी। आज हम चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। पिछली चर्चा में हम लोगों ने कांग्रेस के द्वारा चलाए गए 2 आंदोलनों की गहन चर्चा की, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दोनों को ही बीच में ही एब्रप्टली समाप्त कर दिया गया था, कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था जहाँ तक अंग्रेज़ों के यहाँ से चले जाने का प्रश्न है। सुभाष बोस अपने ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल में लिखते हैं कि 1938 में एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ का विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस बेसिकली शुरुआती दौर में तो पिटीशन और प्रेयर का एक जो है संस्था था। बाद में मूवमेंट शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन वाला कि हम अब कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा शुरू किया तो गांधी जी और उनके अनुयायियों ने उनका ही विरोध करना शुरू कर दिया। यूरोप में वार की स्थिति को भांपते हुए सुभाष बोस वाज ए सुपर इंटेलिजेंट मैन। सुभाष बोस एक बड़े मिलिटेंट मूवमेंट की तैयारी की बात कर देश में लोगों को जागृत कर रहे थे और वे हर जगह घूम घूम कर जो है भाषण दे। उनके भाषण में 10 लाख तक लोग जुटते थे। उनकी जो पर्सनालिटी थी चमत्कृत लोगों को कर देती थी। लेकिन जो गांधी जी और उनके अनुयायी जो सत्ता में आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो डायरकी ख़त्म की गई थी स्टेट में, तो उसके तहत जो सत्ता में स्टेट में आए थे वे सत्ता खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उस समय मूवमेंट किसी आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सुभाष बोस समझ रहे थे कि ये परिस्थिति ऐसी होगी जो ब्रिटिश के लिए एक डिसएडवांटेजियस परिस्थिति होगी अगर वार की स्थिति हो गई यूरोप में। इसी बीच 3 सितंबर 1939 को ब्रिटिश सरकार ने जो जर्मनी ने लड़ाई छेड़ी थी उसमें जो है भाग लेने का अपना डिसीजन दे दिया और वार में शामिल हो गए। उसी दिन भारत में गवर्नर जनरल ने बिना किसी भारतीय नेताओं से डिस्कस किए हुए उन्होंने डिस्कशन किए हुए भारत को भी जो है वार में धकेल दिया, झोंक दिया। अब शुरुआती दौर में तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब जर्मनी हर फ्रंट पर आगे बढ़ने लगा और जापान भी साउथ ईस्ट एशिया में हर जगह विजयी हो रहा था, तो ब्रिटिश सरकार किसी तरह कांग्रेस से समझौता करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ के जनता और यहाँ के लोगों का सहयोग उसे चाहिए था। इसी बीच सुभाष बोस क्या किए, वो अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देकर देश से बाहर भाग गए और जर्मनी में हिटलर से मिलकर भारत की आज़ादी के लिए तैयारी करने लगे। इधर भारत में अब जो कांग्रेस के शीर्ष नेता थे वो अंग्रेज़ों के साथ सत्ता में भागीदारी की बात चाहते थे और बात भी कर रहे थे, लेकिन वाइसराय ने जो अगस्त ऑफर दिया और क्रिप्स मिशन जो भेजा गया ब्रिटेन सरकार ने लंदन से, उसको
स्वीकार नहीं किया गया, कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इधर जापान के बढ़ते हुए कदम से घबराकर कांग्रेस भी घबरा गई। यहाँ जनता में भी एक जो है वो अफरा तफरी का माहौल आ गया। लेकिन कांग्रेस ये सोच रही थी कि अंग्रेजी सरकार अगर यहाँ से चली जाए तो फिर चूंकि वो अंग्रेज़ से लड़ रहे थे, एक आज़ाद सरकार बनेगी, एक न्यूली डेमोक्रेटिक कंट्री जो है बनेगी, तो हो सकता है जापान फिर यहाँ अटैक नहीं करे। तो उन्होंने 7 और 8 अगस्त 1942 को CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक रेजोल्यूशन रखा। इसके अनुसार अंग्रेज़ों को कहा गया कि आप भारत छोड़कर चले जाएं और हिंदुस्तान में एक आज़ाद सरकार का गठन होने दें। इस हालात में जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। कांग्रेस ने इस रेजोल्यूशन को गवर्नर जनरल के पास भेजने का निर्णय लिया और ये उसमें उसने इंडिकेट किया कि अगर गवर्नर जनरल इसको नहीं स्वीकार करते हैं तो कांग्रेस एक नॉन वायलेंट पीसफुल स्ट्रगल शुरू करेगी। और उन्होंने ये आश्वस्त किया गवर्नर जनरल को कि इस स्ट्रगल में रेल, डाक, तार, मिलिट्री मूवमेंट पर कोई असर नहीं होने दिया जाएगा। इस रेजोल्यूशन को CWC के वाइसराय को भेजा गया और इसके जवाब के लिए 3 से 4 वीक का समय भी दिया गया। मूवमेंट शुरू करने का कोई डेट फिक्स नहीं किया गया, ये ध्यान देने की बात है। रेजोल्यूशन को गवर्नर जनरल को भेजा गया एक्सेप्टेंस के लिए विथ ए रिक्वेस्ट कि आप इसको देखें और 3 से 4 वीक के अंदर इसका जवाब दें। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस गिरफ्तारी के बाद 9 अप्रैल 1942 लीडरलेस मास ने देश के कई हिस्से में हिंसात्मक आंदोलन शुरू कर दिया। खासकर बिहार, ईस्टर्न यूपी, विदर्भ, महाराष्ट्र का हिस्सा जो था, ये सब जो इलाके थे इसमें काफ़ी हिंसात्मक मूवमेंट शुरू हुआ। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय कांग्रेस लीडर्स एंड कांग्रेस मैन। आम जन की भागीदारी थी, आम कांग्रेस जन की भी भागीदारी थी, बट दिस मूवमेंट वाज लेड बाय रिवोल्यूशनरीज, सोशलिस्ट एंड अदर्स। और इन लोगों ने वही किया जो CWC के रेजोल्यूशन में कहा गया था कि हम नहीं करेंगे। रेल, डाक, तार, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जहाँ भी सरकारी चिन्हों को देखा गया उसे जलाया गया, तोड़ा गया। अब गांधी जी ने चौरी चौरा के एक छोटे से इंसिडेंट के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगर वे जेल के बाहर होते तो इस आंदोलन में इतना हिंसा देकर वो तो तुरंत ही इस आंदोलन को वापस ले लेते। अंग्रेज़ों ने इस लीडरलेस अनप्लान्ड स्ट्रगल को सख्ती से कुचल दिया। 3 महीने में इस आंदोलन में 40,000 लोगों की शहादत हुई और उसी पीरियड 3 महीने में लगभग ये आंदोलन समाप्त हो गया, क्योंकि ये अनप्लान्ड और लीडरलेस यही आंदोलन एक प्लान वे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने उस समय 1939 के पीरियड में उनको नहीं करने दिया। अब यही है कांग्रेस द्वारा कही जाने वाली 3 आंदोलनों की कहानी। हमने देखा कि अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए प्रथम स्ट्रगल 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसे गदर भी कहा जाता है, सिपाहियों का गदर। लेकिन कुछ देसी राजाओं की गद्दारी के कारण अंग्रेज़ों ने उसे कुचल दिया था और उन्हीं देसी राजाओं की वारिस अभी कुछ पार्टियों में अंदर जाकर हम पर शासन करते हैं, जैसा कि पिछली चर्चा में हम लोगों ने देखा। लेकिन 1857 की असफलता के बाद भी मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई, वो पुनर्जीवित हुई, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया है। इसी मिलिटेंसी से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने एक सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम के जरिए कांग्रेस की स्थापना की एज ए सेफ्टी वाल।
प्रेयर एंड पिटीशन का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। लेकिन 1905 में गरम दल मुखर हुआ और कांग्रेस का लक्ष्य उन्होंने उस समय रखा था पूर्ण स्वराज, लेकिन 1907 में सूरत कांग्रेस में बाइफर्केशन हुआ और पूर्ण स्वराज की जो कल्पना की थी गरम दल वालों ने, उसको हटाकर फिर से उन्होंने वही डोमिनियन स्टेटस का और कहना शुरू किया, और उसको पाने का तरीका क्या था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव। तो प्रेयर और पिटीशन के नेता जब गोपाल कृष्ण गोखले कुछ कमज़ोर पड़ रहे थे तो अंग्रेज़ों की नज़र, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, साउथ अफ्रीका में उभरते हुए लीडर गांधी जी पर पड़ा। गांधी जी का लंदन के रास्ते यहाँ आना एक शंका पैदा करता है कि क्यों वो उधर से आए, किससे बात हुई। तो 1885 और 1918 के बीच का कांग्रेस, जिसमें गांधी जी भी कुछ पीरियड में शामिल थे, अंग्रेज़ों के साथ सहयोग का पीरियड था, कॉपरेशन का पीरियड था। उस पीरियड में गांधी जी जो अंग्रेज़ों के साथ अहिंसक आंदोलन चाहते थे, अंग्रेज़ों में सेना में भर्ती के लिए वो लोगों से रिक्वेस्ट करते पाए गए थे कि हमारा ये कर्तव्य है और हमें सहयोग करना चाहिए अंग्रेज़ों के साथ। लेकिन 1919 से 1940 के बीच गांधी जी का कार्य के लिए देश हमेशा ऋणी रहेगा। उन्होंने कांग्रेस को, जो एक वार्षिक सभा की पार्टी थी और जो एक प्रेयर एंड पिटीशन की पार्टी थी, उसको उन्होंने आम जन तक पहुंचाया, गांव-गांव तक पहुंचाया और आम जनों में देश के प्रति जागरण पैदा किया और खुद त्याग और बलिदान की मूर्ति बने। गांधी जी ने देश के लिए कंस्ट्रक्टिव योजनाएं भी दिया, जिसमें सफाई, हरिजन उत्थान, स्वदेशी, खादी, ग्राम स्वराज आदि, जो उन्होंने इसे शिद्दत से चलाया। लेकिन देश की आज़ादी के बारे में उनका कोई क्लियर विज़न नहीं था। यह हमें पता चलता है सुभाष बोस के ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल में। वे लिखते हैं, 1921 में गांधी जी के साथ प्रथम भेंट में जब मैंने उनसे देश की आज़ादी के प्रोग्राम और विज़न के बारे में प्रश्न किए, तो पहले प्रश्न के उत्तर से मैं संतुष्ट था, लेकिन बाद के प्रश्नों के उत्तर से मुझे लगा कि गांधी जी देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए कोई क्लैरिटी नहीं रखते। 1929 में पहली बार सुभाष बोस और अन्य युवा नेताओं के दबाव में कांग्रेस ने अपना पूर्ण लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य रखा, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में हालांकि स्वराज कहा गया था, लेकिन गोखले और अन्य लोगों के नज़र में वो स्वराज पूर्ण स्वराज नहीं था, जैसा कि गरम दल वाले चाहते थे। उनका कहना था ये स्वराज जो है वो डोमिनियन स्टेटस का होगा। पूर्ण स्वराज 1929 में पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से डिक्लेयर किया गया। अब कांग्रेस के दो आंदोलनों की चर्चा से हम देखते हैं कि इन आंदोलनों का लक्ष्य कहीं भी अंग्रेज़ों को भारत से भगाना नहीं था। गांधी जी को जब लग रहा था कि अंग्रेज़ दबाव में आएंगे, तो एब्रप्टली आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। गांधी जी के द्वारा 1933 में सिविल डिसोबीडियंस को घोषित करने पर सुभाष बोस और विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार पटेल के बड़े भाई थे, और उनका भी योगदान हमारे कांग्रेस में और देश के लिए सरदार पटेल से कोई कमतर नहीं था। चूँकि अब आज़ादी के बाद इतिहास को विकृत किया गया है, तो आज लोग उनका नाम भी नहीं वो विट्ठल भाई पटेल कहने पे वो सरदार पटेल ही कुछ समझेंगे। इस तरह इन्होंने कांग्रेस के भी इतिहास को विकृत किया है। तो जब सिविल डिसोबीडियंस को समाप्त घोषित किया था महात्मा गांधी ने 1933 में, तो सुभाष बोस और विट्ठल भाई पटेल ने जॉइंटली एक स्टेटमेंट जारी किया था कि महात्मा एज ए पॉलिटिकल लीडर फेल्ड, टाइम हैज़ कम फॉर ए रेडिकल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस ऑन न्यू प्रिंसिपल विथ ए न्यू लीडर। भारत छोड़ो आंदोलन
तो कांग्रेस का आंदोलन था ही नहीं, जैसा कि हम अभी चर्चा में देख रहे थे। कांग्रेस ने तो इसकी शुरुआत ही नहीं की थी। CWC ने एक बुकलेट इशू की थी कि आंदोलन शुरू करने पे डूज एंड डोंट्स क्या रहेंगे। इनके अनुसार रेल, डाक, तार, सड़कें, मूवमेंट ऑफ आर्मी को टच करने से मना किया गया था। लेकिन जो आंदोलन हुआ, लीडरलेस मास ने इन्हीं चीज़ों को तोड़ा और आग लगाई। अतः यह आंदोलन कांग्रेस का नहीं था, यह क्रांतिकारियों और सोशलिस्टों के द्वारा एक अनप्लान्ड आंदोलन था, इसीलिए इसे कुचल दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि कांग्रेस के द्वारा दावा किया गया इन 3 आंदोलनों में कांग्रेस को भारत छोड़ने और देश की आज़ादी के लिए मजबूर करने में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आखिर देश आज़ाद हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये अगली कड़ी में हम देखेंगे कि किन परिस्थितियों ने अंग्रेज़ों को देश छोड़ने को मजबूर किया।